हेलो स्टूडेंट्स, मैं शक्ति सिंह दग्दी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ नो लोड करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कैलकुलेशन ऑफ नो लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के बारे में आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ रखा है। तो हम देखते हैं जब भी हम किसी इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई के थ्रू स्टेटर में करंट फ्लो होती है। स्टेटर में बेसिकली जो कॉपर की कॉइल्स होती हैं आर वाई बी तीनों फेज के अंदर कॉइल्स इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो ये करंट सबसे पहले इस कॉइल में फ्लो होती है। तो कॉइल में जब फ्लो होती है तो एक मैग्नेट डेवलप होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब ये फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करता है तो रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है और अकॉर्डिंगली करंट फ्लो होती है। तो रोटर के कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करती है कि रोटर के शाफ्ट पर कितना लोड है। अगर लोड हमारा मैक्सिमम हो या रेटेड लोड हो तो उस समय वो रेटेड करंट सप्लाई से लेगी। लेकिन जब हम किसी इंडक्शन मोटर को नो लोड पर रन करवाते हैं यानी उसकी शाफ्ट पर किसी प्रकार का लोड कनेक्ट नहीं है तो उस केस में वो सप्लाई से केवल नो लोड करंट यानी बहुत ही कम मात्रा में करंट लेती है। अब ये जो करंट सप्लाई से ली जाती है इसके हम दो कंपोनेंट देखते हैं। तो ये जो नो लोड करंट है जिसे हम I0 के नाम से भी जानते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं यानी ये दो भागों में डिवाइड होती है। तो पहला कंपोनेंट है वो कॉइल को मैग्नेटाइजिंग करने के काम में आता है और दूसरा कंपोनेंट है वो उस आयरन लॉसेस जो होते हैं स्टेटर के अंदर रोटर के अंदर उसको फुलफिल करने के काम में आता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि इंडक्शन मोटर द्वारा जो नो लोड करंट ली जाती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द IM दैट इज़ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड सेकेंड वन इज़ द IL, इसे आई म्यू के नाम से भी जानते हैं हम, दैट इज़ आयरन लॉस कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट हैं। इस तरह से इसका फॉर्मूला दे रखा है I0 इक्वल्स टू √IM का होल स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। तो इस तरह से इसका वेक्टर सम हम देखते हैं। तो जो IM है यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट, ये देखिए वेक्टर डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, दैट इज़ V एंड दैट इज़ I फाई एम। तो फाई एम को हमने x एक्सिस पे लिया है और वोल्टेज को हमने y एक्सिस पे लिया है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल है। तो जिस दिशा में फाई एम है उसी दिशा में हम IM लेते हैं क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। जब स्टेटर के अंदर जब स्टेटर में करंट फ्लो होगी तो उसमें मैग्नेट डेवलप होगा, तो इसलिए हमने ये IM लिया है। ठीक है। तो जब भी मोटर इस सप्लाई से करंट लेती है तो सबसे पहले करंट का कुछ भाग जो स्टेटर के अंदर कॉइल डिस्ट्रीब्यूट होती है उस कॉइल को मैग्नेटाइजिंग करने के काम में आता है। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है इसको हम बोलते हैं IM। और उसका सेकंड जो भाग होता है, ठीक है, वो स्टेटर के अंदर रोटर के अंदर जो आयरन लॉसेस होते हैं उसको फुलफिल करने के काम आता है। ठीक है। तो जो आयरन लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए हमने इसको V के लाइन के अंदर लिया है और IM को हमने फाई एम की लाइन के अंदर लिया है। इन दोनों का जो समीशन है वो हमारा नो लोड करंट कहलाता है। वेक्टर सम है। वेक्टर सम के अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी पैरेलल एक लाइन खींची और इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ किया और जहाँ पर ये पॉइंट मीट आउट करता है वहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा IM कहलाता है एंड दैट इज़ द फेज एंगल बिटवीन द V एंड I, दैट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर cos फाई। ठीक है। तो नो लोड के केस में ये नो लोड करंट बहुत कम होती है और वोल्टेज से लगभग ये 80 डिग्री के फेज डिफरेंस में होती है। तो स्टार्टिंग में जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर बहुत ही पुअर होता है क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो करंट है वो मैग्नेटाइजिंग करने में या उसका जो आयरन लॉसेस है वो को फुलफिल करने में काम आ जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या डिनोट किया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है। यहाँ इस घटक को प्रेरण मोटर में चुंबकीय परिपथ के आधार पर गणना करके ज्ञात किया जाता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी होगी ये हम मैग्नेटिक सर्किट्स को देखकर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेरण मोटर में चुंबकीय परिपथ में निम्न 5 भाग श्रेणी क्रम में होते हैं। नंबर 1, देखिए स्टेटर के अंदर क्या सबसे पहले हमें मिलती है स्टेटर कोर मिलती है, देन स्टेटर टूथ है, देन एयर गैप है,
एयर गैप के बाद हमारे को रोटर के टूथ मिलते हैं और रोटर की कोर मिलती है। तो ये एक मैग्नेटिक सर्किट है कि किस तरह से फ्लक्स डेवलप होता है और कहाँ कहाँ से वो किस किस भाग से होता हुआ वो कहाँ पहुँचता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया है कि उस सबसे पहले देखिए ये हमारा स्टेटर टीथ है, स्टेटर कोर है, देन स्टेटर टीथ है। यहाँ पर ये फ्लक्स डेवलप हुआ। स्टेटर टीथ के बाद यहाँ पर जस्ट इसके एयर गैप है। एयर गैप के बाद यहाँ रोटर के कोर है और उसके टूथ है। तो ये एक मैग्नेटिक सर्किट का डायग्राम यहाँ पर मैंने शो किया है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय परिपथ हेतु आवश्यक कुल एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न का मतलब है कि जो कॉइल्स होती है उसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है और हाउ मेनी टर्म्स वी आर यूज। ठीक है, उसके पथ के प्रत्येक भाग द्वारा चाहे गए एम्पियर टर्न का योग होता है। तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक ये फॉर्मूला लिया है। ये फॉर्मूला है आई एम और इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आई एम इज इक्वल टू पी ए T30 अपॉन 1.17 kWs TPW। तो इसके अंदर कुछ कांस्टेंट है और इसके जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या हैं। P का मतलब है यहाँ पर पोल पेयर, KWs का मतलब स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग का फैक्टर है वो कहलाता है KS, एंड TPH यानी टर्न पर फेज, प्रति फेज में स्टेटर टर्न की संख्या, और AT मीन्स एम्पियर टर्न। तो ध्रुव के केंद्र से 30 डिग्री पर कुल एम्पियर टर्न्स की संख्या कितनी होगी उसके बारे में हमने यहाँ दिखा रखा है। तो ये T30 शो करता है कि कितना फेज, सेंटर से जो फेज एंगल है वो कितना है टर्न वाइंडिंग का, दैट इज 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री लिया है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम मैग्नेटाइजिंग करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा आयरन लॉस कंपोनेंट है। ठीक है, आयरन लॉस कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि कुल भार हानियाँ अपॉन 3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम IL यानी कि लॉस, आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपोनेंट है वो नो लोड करंट के कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिखा रखा है यहाँ पे कि डिज़ाइन के दौरान मशीन को भार पर चलाने पर प्राप्त धारा का मान उसकी पूर्ण भार धारा का 25 to 40% होना चाहिए। तो इसमें दिखा रखा कि जब नो लोड करंट होती है वो बहुत कम करंट होती है। ठीक है, और वो लगभग अपने जो कंप्लीट लोड है, फुल लोड है, उसका लगभग 25 to 40% ही होती है। भार रहित नो लोड करंट है वो छोटी मोटर में अधिक होती है तथा मोटर की रेटिंग बढ़ाने पर इसका मान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम मोटर की रेटिंग को इंक्रीज करेंगे इसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, तो देयर आर सम मॉडिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन बाय विच वी कैन डू द डिक्रीज द नो लोड करंट। तो हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा डिज़ाइन में ताकि हम नो लोड करंट को कम कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि लो पावर फैक्टर, यदि शक्ति गुणक का मान कम है तो इसका तात्पर्य है कि मशीन द्वारा चुंबकत्व करंट अधिक ली जा रही है, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा ली जा रही है। तो इसको हम निम्न तरीके से सुधार सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं कि प्रति पोल एम्पियर टर्न का मान कम करके, यदि हम एम्पियर टर्न कम कर दें तो पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। एयर गैप की जो लंबाई है उसको कम कर दें तो पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। और एयर गैप में फ्लक्स घनत्व को भी कम कर दें तो इन 3 तरीक़ों से हम मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर सकते हैं। और मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी तो हमारा पावर फैक्टर भी होगा वो इम्प्रूव होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पावर फैक्टर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। पावर फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में। इसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खैर सेकंड जो इसका जो टॉपिक है वो है हाई स्लिप। ठीक है, यदि स्लिप का मान अधिक है तो कॉपर लॉस बढ़ जाते हैं। अगर हम स्लिप क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड माइनस रोटर स्पीड। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर की स्पीड है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा स्लिप। और एक अच्छा स्लिप है उसकी वैल्यू होती है 4% to 6% इन इंडक्शन मोटर।
ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्लिप बढ़ जाती है तो उससे हमारा जो कॉपर लॉस है वो हमारे इन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि रोटर की करंट को हम कम करके इसको कम कर सकते हैं। रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध घटाएं। रोटर पर अगर वाइंडिंग का प्रतिरोध हम घटा देंगे यानी रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो हमारा हमारे जो लॉसेस भी कम होंगे। और इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं R=ρ/A। तो R डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और लेंथ को अगर कम कर दें तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। एंडिंग्स का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाएं। एंडिंग्स का जो एरिया है उसको भी हम इंक्रीज करें। तो इन 3 तरीक़ों से हम पावर जो आयरन लॉसेस है, कॉपर लॉसेस को कम कर सकते हैं। निम्न जो लो स्टार्टिंग टॉर्क, यदि डिज़ाइन हेतु मशीन का बलागुण कम है तो निम्न तरीक़ों से सुधार सकते हैं। तो देखिए टॉर्क बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए या किसी भी मोटर के लिए, क्योंकि अगर टॉर्क अच्छा नहीं होगा तो वो मोटर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए एक तरीका है कि हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, रिएक्टेंस को कम कर दें, और जहाँ तक पॉसिबल हो डबल केज रोटर है उसका प्रयोग करें। तो इन 3 तरीक़ों से हम जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लूज एफिशिएंसी। यदि मशीन की दक्षता कम आती है, दक्षता का मतलब आप जानते हैं एफिशिएंसी, दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी है लगभग 80% के आसपास हम मानते हैं। तो इस एफिशिएंसी को और कम ना हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे स्टेटर चालक का जो अनुप्रस्थ काट है क्षेत्रफल बढ़ाकर स्टेटर ताम हानियाँ कम कर सकते हैं। तो अगर हम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो जब हम इनपुट दे रहे हैं अगर हमें उसके इक्वल आउटपुट मिलता है तो 100% एफिशिएंसी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा 100% आउटपुट हमें कभी भी मिल नहीं सकता, क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं उसका कुछ भाग है वो लॉसेस में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट कम हो जाता है। तो हमको लॉसेस कम करने, तो स्टेटर लॉस कम होने चाहिए, साथ में जो रोटर की कॉपर लॉस कम होने चाहिए, और फ्लक्स घनत्व कम करके लो हानियाँ हम कम कर सकते हैं। अगर हम इन लॉसेस को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी भी हम मानते हैं कि इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 5th है वो हमारा हाई टेम्परेचर राइज है। तो अगर मशीन का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, तो हमें कूलिंग जो सरफेस को इम्प्रूव बढ़ा सकते हैं, पंखों की डिज़ाइन में सुधार कर सकते हैं, और वेंटिलेशन सिस्टम को भी हम सुधार सकते हैं। तो उससे हमारी जो मशीन होगी वो अगर नो लोड पर या लोड पर रन करेगी तो उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी अगेन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो कुछ मेथड्स हैं डिज़ाइनिंग में सुधार करने के लिए मैंने आपको बताए हैं। तो इन मेथड को यूज़ करके, इन डिज़ाइंस में मॉडिफिकेशन को यूज़ करके हम मोटर की एफिशिएंसी, उसका पावर फैक्टर, उसका टेम्परेचर या उसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है, इन सब को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जिससे हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट, साथ में हमारी जो आयरन लॉस कंपोनेंट की जो करंट है वो कम होगी, और जिससे मोटर का जो नो लोड करंट है वो भी कम होगा। तो नो लोड करंट के मैंने आपको दोनों जो कंपोनेंट है उसके फॉर्मूले भी बताए हैं। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप इसे दोबारा पढ़ें, समझें, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।